हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। तो फ्रेंड्स, आज हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ हिस्ट्री कवर करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक का नाम है मॉडर्न हिस्ट्री का एक्ट्स इन ब्रिटिश रूल। क्या होता है ये एक्ट्स, कैसे ब्रिटिशर्स ने इन एक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया, और मॉडर्न इंडिया में ये किस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हम इन सभी के बारे में आज जानेंगे। फ्रेंड्स, ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों पढ़ना चाहिए हमें ये टॉपिक, मैं आपको बता दूं कि कोई भी एस्पिरेंट जो कि गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा होगा और उसके सिलेबस में अगर सोशल साइंस का थोड़ा सा भी पार्ट है तो उसके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने मिलते ही मिलते हैं, क्योंकि ये एक्ट्स है। ये एक्ट ही अपने आप में कंप्लीट उस टाइम का जो लेजिस्लेटिव सिस्टम होता था, जो जिस तरीके से उस तरीके की सोसाइटी चलती थी, वो सारी ही चीज में इसमें इंक्लूड है। ठीक है फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो फर्स्ट है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट है। फर्स्ट आप कहोगे एक्ट जो है, बोलते हैं हम उसको, वो है रेगुलेटिंग एक्ट। क्या होता है ये रेगुलेटिंग एक्ट? तो फ्रेंड्स, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये स्टार्ट हुआ था आपके 1773 में। ठीक है, उस टाइम जो थे वो गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करते थे। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में एंट्री करते हैं तो बंगाल से ही उनकी शुरुआत होती है। वो आके बे बंगाल से ही वो आते हैं। बे बंगाल से आके उनकी सबसे पहले पूरी ऑल ओवर इंडिया में एंट्री बंगाल में ही होती है। उस वक्त बंगाल डिवाइड नहीं था, बांग्लादेश वाला पार्ट सारा हमारा ही था, तो बहुत बड़ा रीजन अपने आप में था। तो सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स हैं वो वहीं से आते हैं, मतलब आपके बंगाल वाले रास्ते से आते हैं, बे ऑफ बंगाल वाले रास्ते से, और वहाँ पे आके वो बंगाल में एंट्री करते हैं। अब बंगाल में एंट्री करने के बाद वो काफ़ी समय तक बंगाल में रहते हैं, और वहाँ रहने के बाद वहीं से उनका जो कहते हैं ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पहले तो वो सिर्फ व्यापार करने के आते थे, बिजनेस करने आते थे, तो बिजनेस के पर्पज से ही आते हैं, वहीं पे रहते हैं, काफ़ी समय तक वहाँ पे रहते हैं वो लोग, और धीरे धीरे करके वहाँ से वो अपना आधिपत्य जमाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि उस वक्त तक मतलब वहाँ के जो पूरा रीजन पे एक तरीके से उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया। और पहले सिर्फ गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करते थे, मतलब गवर्नर ऑफ बंगाल मतलब उन्होंने अपने अपने आप को ही, जो उनमें सुपीरियर है, अपनी जो पूरा उनका जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कह सकते हैं कि उन्होंने अपना खुद का एक लेजिस्लेटर डेवलप करने के बाद उन्होंने गवर्नर ऑफ बंगाल बना दिया कि जो हमारा हेड पर्सन होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हेड होगा, उसको गवर्नर ऑफ बंगाल बोलेंगे। लेकिन बाद में उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। फ्रेंड्स, पहले तो सिर्फ गवर्नर ऑफ बंगाल ही बोलते थे, और बाद में क्या कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा मेजर स्टेप था। जो सिर्फ इनका गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करता था, अब इन्होंने इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। अब देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वो कौन है, मतलब कोई तो होगा ना, गवर्नर ऑफ बंगाल किसी इंसान का नाम होगा, कोई तो इंसान होगा उस वक्त, है ना, जो गवर्नर ऑफ बंगाल होगा। तो फ्रेंड्स, उस वक्त जो है वो हमारे वॉरेन हास्टिंग, क्या नाम था उनका, उनका नाम था हमारा वॉरेन हास्टिंग। ठीक है, ये वॉरेन हास्टिंग के ही टाइम पे क्या हुआ कि वॉरेन हास्टिंग गवर्नर ऑफ बंगाल थे, तो गवर्नर ऑफ बंगाल की टाइटल चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। ये दोनों ही टाइम पे कौन थे, वॉरेन हास्टिंग ही थे। ठीक है, गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हास्टिंग थे, और इनको चेंज करके जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। इतनी बात क्लियर है, आई बात समझ में? चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इस टाइम पे और क्या हुआ था, इस टाइम पे ये हुआ था कि ड्यूअल गवर्नमेंट के बारे में बात हुई थी। किसके बारे में बात हुई थी, ड्यूअल गवर्नमेंट के बारे में, है ना। ड्यूअल गवर्नमेंट में क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए, अब ऑब्वियसली जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई हम तो सिर्फ एक बिजनेस के पर्पज से आ रहे हैं, कि हम स्पाइसेस और जो भी बाकी सारी जो चीजें हैं, जो हमारा कॉटन और ये सब चीजें हम नील लेके जाएंगे, हमसे बिजनेस करना है, हमारे आपके यहाँ पॉलिटिकल चीजों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब इन्होंने देखा कि यहाँ पे इस तरह की चीजें करने से, मतलब यहाँ पे आके और अपना आधिपत्य जमाना, और उनको लगा कि हाँ हम इजिली कर सकते हैं, यहाँ से लोगों से मिलने के बाद इन्होंने अपना धीरे धीरे पैर जमाना स्टार्ट कर दिया, और इन्होंने ड्यूअल गवर्नमेंट स्टार्ट किया। लेकिन ध्यान रखिए, अभी भी ये ड्यूअलिज्म सिर्फ और सिर्फ बंगाल में ही कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी भी मराठा, मैसूर, ये सब रीजन इतने ज्यादा स्ट्रांग है कि वहां तक अभी तक अंग्रेजों की कदम पहुंचे नहीं है।
तो ये सारी चीज़ें भी सिर्फ बंगाल में ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ड्यूअल गवर्नमेंट का मतलब है कि इन्होंने ड्यूअलिज्म चलाया। ड्यूअलिज्म मतलब कि इनका भी गवर्नर ऑफ बंगाल है। देखो ये है ना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मतलब इनका खुद का भी एक अलग से किंग है। और ऑल दो वहां पे जो बंगाल के जो किंग हुआ करते थे वो तो थे ही, है ना, उनका अपना अलग से राज चल रहा है और इनका अपना अलग से चल रहा है। तो इन्होंने डोलिज्म बनाने की कोशिश की। इवन बाद में तो अभी आप देखोगे कि ये अपने मिलिट्री फोर्सेस भी देने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये ड्यूअल गवर्नमेंट का इन्होंने सिस्टम बनाया। उसके बाद क्या हुआ, कलकत्ता में उस टाइम पे उन्होंने क्या किया कि पार्लियामेंट, देखो पार्लियामेंट गॉट द राइट टू इंटरवीन द अफेयर ऑफ द कंपनी, कि जो पार्लियामेंट है, ठीक है, उनको राइट मिल गई क्या करने के लिए कि आप कंपनी के जो भी चीजें डिसीजंस होंगी, जो कंपनी जो चीजें कर रही है उसका क्या इंपैक्ट होता है, क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है, वो किस तरीके से इलीगल काम कर रहे हैं या लीगल काम कर रहे हैं, इन सारी ही चीजों में पार्लियामेंट का अफेयर होगा, ठीक है। और जब ये बात हुई उसके बाद यहाँ पे डुअलिज्म का एंड हो गया, मतलब वो अपने मन से कोई काम नहीं कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद से जब पार्लियामेंट इंटरव्यू करने लगी तो ऑब्वियसली जब पार्लियामेंट इंटरवीन करेगी तो वहां पे चीजें थोड़ी सी सुधरेंगी, ऐसा लगा रहा था। पर बाद में आप देखोगे कि ऐसा हुआ नहीं था। पर पार्लियामेंट ने कहा आप ये जो डुअलिज्म चला रहे हो उसे बंद करो, हम आप ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करेंगे। अब जो भी चीजें जब बुरा होगा अच्छा होगा आप सीधे क्राउन रिपोर्ट करोगे, क्राउन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस थिंग। जो भी मेजर डिसीजन होगा और जो फाइनल डिसीजन होगा वो पार्लियामेंट में हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये हुआ रेगुलेटिंग एक्ट में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा कलकत्ता में, उस वक्त कलकत्ता था, ठीक है, कलकत्ता में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट बनती है फ्रेंड्स, है ना। सुप्रीम कोर्ट बनती है क्यों, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स की सारी चीजें है ना, वो अपना कोर्ट और ये सब चीजें करने के लिए, अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की कलकत्ता में, ठीक है। और जिसको ई इम्पे जो थे मतलब हेड कर रहे थे, मतलब कोई ना कोई तो रहेगा ही ना जो मतलब इन सारी चीजों को टैकल करेगा, इन सबको हैंडल करेगा, ठीक है। तो उन्होंने कलकत्ता में इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कराई। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि वो बोल देगा कि ये बताओ कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है वो किसके टाइम पे आया था, किसके टाइम पे आया था। तो अभी मैंने आपको बताया था किसके टाइम पे आया था, वो आया था आपके वॉरेन हास्टिंग के टाइम पे। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, कौन था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वॉरेन हास्टिंग थे, ठीक है फ्रेंड्स। और पूछ देगा कि कौन से एक्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी कलकत्ता में, कौन से एक्ट के थ्रू, रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू स्थापना हुई थी, ठीक है। ये भी पूछ देगा कि डुअलिज्म कौन से एक्ट में खत्म हुआ था, तो डुअलिज्म रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में खत्म हुआ था। आया बात समझ में। तो ये तो रही रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में कंप्लीट चीजें, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट एक्ट को देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्ट क्या है, नेक्स्ट एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट क्या होता है फ्रेंड्स, पिट्स इंडिया एक्ट ये भी एक एक्ट है जो कि आप देखोगे कि रेगुलेटिंग एक्ट के 11 साल बाद आती है। मतलब जो रेगुलेटिंग एक्ट है ना, रेगुलेटिंग एक्ट ये कब आया था, 1773 में आया था। इसमें अगर आप +11 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, 1784, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट के 11 साल बाद जो एक्ट आता है आप उसको क्या बोलोगे, पिट्स इंडिया एक्ट, यानी कि 1784 में। याद रहेगा अभी आपको पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, 1784 में आया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट आ गया आपके 1784 में। यहां पे आने के बाद आप देखोगे पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ। देखो पिट्स इंडिया एक्ट भी किसके टाइम पे आया था, ये भी आपके वॉरेन हास्टिंग के टाइम पे आया था, ठीक है। ये भी वॉरेन, अभी तब तक वॉरेन हास्टिंग ही थे, ठीक है। वॉरेन हास्टिंग के टाइम पे ही आपका ये जो है ये रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट दोनों ही वॉरेन हास्टिंग के टाइम पे आया था, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई सभी को, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, ओके। तो पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर क्या हुआ, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, द एक्ट एस्टैब्लिशेस कमिश्नर्स ऑफ द अफेयर ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्या हुआ कि 6 अलग अलग कमिश्नर्स की यहाँ पे बात की गई है कि 6 अलग अलग कमिश्नर्स की यहाँ पे आए, है ना, इस एक्ट के तहत, कि ताकि वो इंडिया को अच्छी तरीके से रेगुलेट कर सके। यहाँ के जो भी बिजनेस है, बिजनेस डील्स और किस तरीके से बिजनेस का डेवलपमेंट करना है, किस तरीके से चीज़ें को मैनेज करना है, इसके लिए यहाँ पे 6 अलग अलग कमिश्नर्स को बुलाया गया, ठीक है। और वॉरेन हास्टिंग तो ऑब्वियसली यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे ही, ठीक है। इसके तहत एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताएगा, क्या बताएगा कि पहले एक बॉडी हुआ करती थी, जैसे आपको पता होगा कि कोई भी जब एक कंपनी बिजनेस ऑर्गेनाइज होता है, जो बिजनेस डीलिंग होती है, बिजनेस होता है, उसमें आप कहीं ना कहीं आप देखोगे कि कोई ना कोई बोर्ड मेंबर्स होते हैं जो कि जिनका मेजर
इंपॉर्टेंट मेजर रोल होता है कंपनी में, उनके जो मेजर डिसीजंस होते हैं वही डिसीजंस एट लास्ट मान्य होते हैं, और जो भी शेयर्स का भी चीज़ें होती हैं वो सब उन्हीं के डिसीजन से वैलिड होती है, और उनके कंपनी में मेजर शेयर्स भी होते हैं। ठीक है, तो जो ये जो बॉडी थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, इसको क्या किया गया, चेंज करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे दिया गया। कि अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे ना, दिस बॉडीज दोनों पहले वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जानी जाती थी, पर बाद में इसका कंट्रोल ओवर कर दिया किसको, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ठीक है, अब वो क्या होगा, हु पोजेस द चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। अब वो पूरे कंपनी में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वाली चीजें होंगी अब उससे ही रेगुलेट करेंगे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को चेंज करके क्या कर दिया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर दिया गया। यहां तक आई बात समझ में आपको फ्रेंड्स। और इसी टाइम पे क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल चल रहा था। इन्होंने क्या किया पता है, ब्रिटिशर्स ने, इन्होंने करा कि पहले तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो कलकत्ता वाले रीजन पे ही अपना मतलब सारा इम्पैक्ट रखते थे और सारी चीजें अपने हिसाब से करते थे। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये था कि ब्रिटिशर्स जो थे, है ना, ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने क्या करा कि अभी तक तो वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल वाले रीजन पे उनका कंट्रोल था, है ना, सिर्फ बंगाल वाले रीजन पे कंट्रोल था। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट में अब वो कंट्रोल बढ़ के मद्रास, है ना, आज जो मद्रास है ना, मद्रास और साथ में बॉम्बे रीजन पे भी उनका कहीं ना कहीं अब कंट्रोल चलने लग गया। ठीक है, अब 3 तरीके की उन्हें प्रेसिडेंसी बना ली। एक तो उनका हो गया, देखो प्रेसिडेंसीज ऐसा नहीं है, प्रेसिडेंसी तो बहुत सारी थी इंडिया में एट अ टाइम, पर उनके टाइम पे क्या था कि उन्होंने अपना अलग अलग एक जोन बना लिया, कि उनका एक जोन हो गया कलकत्ता वाला, उन्होंने मद्रास और बॉम्बे को भी अपना बिजनेस डीलिंग के लिए उसके हिसाब से एक प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, कि अब ये भी क्या हो गया, इनकी उन्होंने प्रेसिडेंसीज पर कंट्रोल कर लिया। जो मद्रास और बॉम्बे वाली जो प्रेसिडेंसी थी इन्होंने उस पर भी अपना कंट्रोल कर लिया, और यहाँ भी अब इजीली आराम से ये बिजनेस अपना टैकल कर सकते थे। तो आप देख रहे हो सबसे पहले तो ये आए कहाँ आए, कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में आए, और कलकत्ता में आके यहाँ पे तो इन्होंने सारी चीजें की ही, अपने हिसाब से मैनेज किया, कलकत्ता को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया अपने तरीके से, अपना कल्चर, अपनी चीजें, अपने बिजनेस को कैसे प्रॉफिट में किया जाए, ये सब चीजें, वहाँ के किसानों को परेशान करने, सारी चीजें की। अब ये अपना पैर थमाते हैं बंगाल के आगे, मतलब कलकत्ता के आगे अपना पैर निकालते हैं, और निकालते ही आप देखोगे कि मद्रास और बॉम्बे वाले रीजन को इन्होंने अपने अंदर ले लिया। और उस वक्त इन्होंने पोर्तुगीज को भी खदेड़ा था बढ़िया अच्छे से, कि भाई अब जाओ यहाँ से। ठीक है, पोर्तुगीज को पता से खदेड़ा था, उसके भी बहुत सारे युद्ध हुए थे। ठीक है, तो ये बात हुई आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। आई बात समझ में फ्रेंड्स। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट के बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट आता है आपके द चार्टर एक्ट। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलते ही हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चार्टर एक्ट आता है आपके कब, 1793 में। कब आता है चार्टर एक्ट बताओ, 1793 में आपके आता है चार्टर एक्ट। ठीक है, ये जो चार्टर एक्ट है, ये चार्टर एक्ट किसके टाइम पे आता है फ्रेंड्स, ये चार्टर एक्ट आता है आपके जॉन शोर के टाइम पे। किसके टाइम पे आता है बताओ, किसके टाइम पे आता है, सॉरी यहाँ पे HN होगा। ठीक है, ये आता है आपके जॉन शोर के टाइम पे। ठीक है, जॉन शोर के टाइम पे आता है कौन सा, चार्टर एक्ट 1793। ठीक है, ये एक्ट आता है जॉन शोर के टाइम पे। ठीक है, इस एक्ट में क्या होता है और ये एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है वो बताती हूँ मैं आपको। तो जब जॉन शोर के टाइम पे 1793 में जब चार्टर एक्ट आता है, इस वक्त क्या होता है, इस वक्त ये बोला जाता है कि जो भी द पावर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में जितनी भी पावर थी, है ना, वो क्या होगी, अब हेड ऑफ प्रेसिडेंट जो कि कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया होगा, जो अंग्रेजों का उस वक्त होगा था, मतलब है ना, उसके हाथों में सारी की सारी पावर चली जाएगी। इसके साथ ही इन्होंने ये बोला कि अब जितनी भी सैलरीज होंगी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो लोग काम करते हैं, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी में जो लोग काम करते हैं, उनकी जितनी भी आप सैलरी वाला पार्ट देखोगे, जो भी सैलरी वाला चीजें होंगी, वो सारी की सारी सैलरी जो होगी अब कहां से जाएगी, इंडिया से जाएगी। कहां से जाएगी, इंडिया से जाएगी। मतलब ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी में, किसमें, ईस्ट इंडिया कंपनी में जो लोग भी काम कर रहे होंगे, आइदर वो इंडियन मेंबर्स है या फिर ब्रिटिशर्स हैं। ठीक है, और या फिर जो लोग जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते हैं पर वो रहते ब्रिटिश में हैं, उनकी सैलरी भी कौन देगा, इंडिया के पैसों से ही दिया जाएगा। ठीक है, ये तो बात हुई।
इसके अलावा क्या करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी ये करेगी कि 5 लाख रुपए, कितने रुपए, देखिए उस वक्त के 5 लाख रुपए कितने इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, आज भी 5 लाख रुपए कम नहीं होते देखा जाए तो 5 लाख रुपए जो है, 5 लाख, वो भी रुपये नहीं, पौंड। अरे उस वक्त की करेंसी तो पौंड है ना वहां की, 5 लाख पौंड, 5 लाख जो पौंड है वो देना होगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसको देना होगा? किसको देना होगा ईस्ट इंडिया कंपनी को? ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होगा ब्रिटेन को। किसको देना होगा? ब्रिटेन को। मतलब ये बात हुई कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रेवेन्यू हो रहा है, उस रेवेन्यू से जितना भी प्रॉफिट निकलेगा, उस प्रॉफिट में से वो अपने लोगों को सैलरी देगी। अपने लोग मतलब कौन? वो लोग जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते हैं, चाहे वो इंडिया में काम करते हो या इंग्लैंड में काम करते हो। वो अगर ईस्ट इंडिया कंपनी से ताल्लुकात रखता है कोई भी इंसान, तो उसकी जो सैलरी है वो इंडिया के रेवेन्यू से निकल के जानी चाहिए, ठीक है, इंडिया के रेवेन्यू से निकल के जानी चाहिए। आई बात समझ में? और ब्रिटेन में भी कोई आदमी रहता हो, उसकी भी सैलरी इंडिया के पैसे से ही होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा, वो अपना प्रॉफिट निकालने के बाद 5 लाख पौंड, कितना फ्रेंड्स बताओ? 5 लाख पौंड, देखो अभी भी पौंड ही है ना, 5 लाख पौंड रुपया इंग्लैंड को देगा। कौन देगा? ईस्ट इंडिया कंपनी देगी। कितना? 5 लाख पौंड। आई बात समझ में फ्रेंड्स? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको? ये है चार्टर एक्ट 1793। इतनी बात समझ में आई आपको? आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा चीजें, ठीक है। अगर कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में करके आप पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट्स को डेफिनेटली क्लियर करेंगे, ठीक है। और आपको अगर हमारा सेशन अच्छा लग रहा होगा तो आप डेफिनेटली हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसा भी आप कनेक्टेड फील कर पा रहे होंगे, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले और भी चीज़ें जो भी हम वीडियोस आपको डालते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, ठीक है फ्रेंड्स। अब आता है चार्टर एक्ट 1813। अब मैं आपको एक बात बता दूं फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो चार्टर एक्ट है कब आया था? 1793 में आया था। चार्टर एक्ट की एक खास बात है, आप इन चार्टर एक्ट में 20 ईयर्स एड ऑन, देखो टोटल ना, मैं आपको एक बात बता दूं, थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूं चार्टर एक्ट का। देखिए टोटल अभी तक 4 चार्टर एक्ट्स आए हैं। कितने आए हैं? 4 चार्टर एक्ट्स आए हैं, ठीक है। एक चार्टर एक्ट आपका आएगा 1793 में, ठीक है। उसके जस्ट 20 साल बाद, मतलब 1793 प्लस 20 करेंगे तो आपका जो है वो सेकेंड चार्टर एक्ट आ जाता है। सेकेंड चार्टर एक्ट 1813, ठीक है। इसके में अगर आप 20 साल ऐड करोगे, मतलब जस्ट उसके 20 साल बाद थर्ड चार्टर एक्ट आता है, और थर्ड साल में अगर 20 ईयर्स आप ऐड करोगे तो आपका फोर्थ चार्टर एक्ट मिल जाता है। मतलब बेसिकली आपके अभी तक 4 चार्टर एक्ट आए हैं, ठीक है। तो अभी हम जो हमारा फर्स्ट चार्टर एक्ट है, जो कि नहीं, फर्स्ट चार्टर एक्ट तो हमने किया ना, यहाँ पे देखो ये फर्स्ट चार्टर एक्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं 1793 वाला, ठीक है। तो जो सेकंड चार्टर एक्ट है 1813, हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सेकंड चार्टर एक्ट 1813 में क्या हुआ? सेकेंड चार्टर एक्ट 1830 में हुआ कि द एक्ट एबॉलिश द मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया। देखो एक्ट कैसे एबॉलिश हुआ, किसके पास अधिकार है एक्ट एबॉलिश करने का? हमने भी देखा था ना, क्या देखा था कि अब जो पावर है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यहाँ पे जो पावर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंसिडरिंग द पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, वहां चली गई। आपने देखा कि कैबिनेट मिनिस्टर के पास चली गई वो पावर, ठीक है। तो अब जो है वो कहीं ना कहीं डिसीजन तो इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे ये बात हुई कि जो है एक्ट ने एबॉलिश कर दिया। क्या एबॉलिश कर दिया? मोनोपोली। किसकी? कंपनी की, इंडिया में, कि अब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी की ही मोनोपोली इंडिया में नहीं रहेगी। कोई भी जो चाहे वो आके ईस्ट इंडिया, मतलब जो भी व्यापार है, जो भी व्यापार करने की चीजें, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी कोई भी आके इंडिया में व्यापार कर सकता है। सिर्फ मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की नहीं रहेगी, ऐसा मोनोपोली उन्होंने स्टैब्लिश कर दिया। लेकिन देखा जाए कि शुरू से ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे थी, तो उन्होंने अपने पंजे इस तरीके से यहाँ पे फैला रखे थे और इनकी पहुंच इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि बाकी लोग ज्यादा टिके नहीं, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही आप देखोगे आखिरी तक इंडिया पे राज करती है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी, इनकी मोनोपोली जो है वो एबॉलिश कर दी गई, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ? इसके अलावा हुआ देखो एक्सेप्ट इन द फील्ड ऑफ टी। मतलब ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एबॉलिश कर दिया जा रहा है मोनोपोली, वो तो ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चाय में, मतलब उनकी जो चाय वो कहाँ से लेकर आते थे? चाइना से लेकर आते थे। कहाँ से लेकर आते थे? चाइना से। मतलब जो चाइना से
टी लिया जाता है ना, जो चाइना से टी एक्सपोर्ट किया जा रहा है, उसकी जो मोनोपोली है वो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहेगी। लेकिन इसके अलावा बाकी किसी भी चीज पे कोई भी आके व्यापार कर सकता है, उसमें किसी को कोई भी मनाही नहीं है। ठीक है, इंडियन ट्रेड वॉज थ्रोन ओपन टू ऑल ब्रिटिश मर्चेंट। तो कोई भी ब्रिटिश मर्चेंट जो चाहता है कि वो व्यापार करे इंडिया में आके, वो आके कर सकता है। लेकिन जो चाइना है, जो टी है वो जो चाइना जगह है, मतलब वहां से कोई भी टी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मतलब वहां से लेके जाएंगे, ऑब्वियसली इंपोर्ट तो करेंगे, एक्सपोर्ट ही करेंगे, लेके जाएंगे वहां पे, और उनकी कंट्री में वो लोग टी लेके जाने वाले हैं। आई बात समझ में? ठीक है, ये हो गई बात। दूसरी बात क्या हुई कि इसमें ये बात की गई कि जो इंडियन ट्रेड है ना, इंडियन ट्रेड सारे मर्चेंट्स के लिए खोल देगी। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन था, है ना, क्योंकि इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसा बना दिया था कि भाई हम ही सर्वोसर्वा हैं, है ना। इन्होंने इस तरीके से बना दिया था। क्यों बना लिया था? क्योंकि यहाँ से जो कम दाम में चीजें लेके जाते थे, और कम दाम में ले जाके, और जब इंग्लैंड में इसको हायर प्राइसेस से बेचते थे, तो ये 2 गुना 3 गुना ज्यादा मुनाफा कमाते थे, है ना। 2 गुना 3 गुना 200 गुना 300 गुना। मतलब मान लो यहाँ से कोई 100 रुपए की चीज वो खरीद के लेके गए, ठीक है, यहाँ से वहां पे जाके इसको वो 1000 रुपए में बेच देंगे। ठीक है, कई बार तो ऐसी कुछ कीमती चीजें 10-10 हजार में बेचा करते थे। इस तरह की चीजें हुआ करती थी, बहुत ज्यादा धांधलाबाजी करते थे, हमारे यहाँ से चीजें ले जाके और वहां बेचते थे। अब बाद में तो ये सब करने लग गए कि हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेके अपने उसको फिनिश्ड गुड बना के और वापस हमारे इंडिया में रीसेल कर देते थे। तो कितना फायदा होता था इनका। ठीक है, तो इस तरह की चीजें करने की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता था, और साथ ही जो वहां की गवर्नमेंट है उनको भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, ब्रिटेन की गवर्नमेंट को, क्योंकि ऑब्वियसली जितना भी प्रॉफिट होता था उसके जो भी पैसे बचते थे उनको ईस्ट इंडिया कंपनी को, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को किसको देना पड़ता था? ब्रिटेन को देना ही पड़ता था। ठीक है, अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट, जो थर्ड एक्ट है हमारा, चार्टर एक्ट 1833 आता है फ्रेंड्स। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 क्या होता है, हम उसके बारे में अभी बात करेंगे। ठीक है, चार्टर एक्ट 1813 किसके टाइम पे आया था बताओ? चार्टर एक्ट 1813 आया था आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे। किसके टाइम पे आया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे आया था। ठीक है, तो ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं चार्टर एक्ट के टाइम पे। ठीक है, तो इनके टाइम पे चार्टर एक्ट आया 1833। उस वक्त क्या हुआ कि ये जो चार्टर एक्ट था ना, ये थोड़ा सा लोगों को समझ नहीं आया कि भाई ये क्या था, है ना, क्योंकि ऑल्दो ये कहीं ना कहीं फायदा मंद रही ब्रिटिशर्स के लिए। कैसे फायदा मंद रही वो मैं आपको देखिए, यहाँ पे लिखा है विलियम बेंटिक के टाइम पे आई थी फर्स्ट, जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए। देखो यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात की गई है। अभी तक अंग्रेजों ने क्या करा? अभी तक अंग्रेज सबसे पहले तो आए ये कलकत्ता में। ठीक है, सबसे पहले आए कलकत्ता में, इसके बाद ये अपने पैर मद्रास में भी जमा लिए हैं। मद्रास में जमाने के बाद इन्होंने अपने पैर बॉम्बे में भी जमा लिए, इन तीनों जगह जमाने के बाद ये और भी आगे अपने पैर जमाने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने गवर्नर ऑफ बंगाल रखा था, फिर इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किया। अब क्या करते हैं? देखो, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया। मतलब अब कह रहे हैं कि भाई हमारा तो हर जगह, पूरे इंडिया में हर जगह हम ही हम है, हर जगह ईस्ट इंडिया कंपनी है। आई बात समझ में? देखो इनकी चालाकी देखो। सबसे पहले उन्होंने गवर्नर ऑफ बंगाल किया था ना, गवर्नर ऑफ बंगाल किया था, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया, फिर अब देखो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया उन्होंने। और कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? तो विलियम बेंटिक जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी लिखा है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो गवर्नर जनरल ऑफ, पहले तो गवर्नर जनरल था ना, जो मैंने आपको बात की, देखो इस वाले साइड में मैंने आपको बताया था, देखो इधर, है ना, ये मैंने बताया था। क्या बताया था? कि जो गवर्नर जनरल थे, है ना, देखो यहाँ पे देखो, गवर्नर ऑफ बंगाल क्या किया इन्होंने? 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया। और 1773 के बाद आप यहाँ पे देखोगे, क्या देखोगे? यहाँ पे देखोगे कि इन्होंने क्या कर दिया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को भी रिप्लेस करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। आई बात समझ में? देखिए कितना स्मार्टली गेम खेल रहे हैं ये। उसके बाद इसमें क्या हुआ कि द एक्ट एबॉलिश द ट्रेडिंग एक्टिविटी ऑफ द कंपनी, henceforth it become a purely एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी। अब देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने ये बोल दिया कि भाई हमने तो पहले अलाउ कर ही दिया,
क्या अलाउ कर दिया कि बाकी भी जो ब्रिटिश मर्चेंट्स हैं वो आके अब जो है कंपनी में मतलब ट्रेड कर सकते हैं। अब इन्होंने बोला कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सिर्फ एक कंपनी नहीं है, हम उसको प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना रहे हैं। कहाँ पे? इंडिया में। इंडिया में हम इंडिया में इसको एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना रहे हैं कि अब क्या करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी? एडमिनिस्ट्रेट करेगी इंडिया के अंदर। हमारे जो इनका जो झंडा है वो लहराएगी और यहाँ के लोगों से मिलके एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या? अब ऑब्वियसली यहाँ की जो कहते हैं ना कि जो हमारे राजा महाराज जो काम किया करते थे अब ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, वो लोगों को टैकल करेगी, वो लोगों को संभालेगी। और एक और बात कि अब इस एक्ट में क्या हुआ, चार्टर एक्ट 1833 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी को ये भी राइट्स मिल गए कि अब वो कोई भी लैंड परचेज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी लैंड वो परचेज कर सकते हैं। पहले ये आजादी नहीं थी इनको, यहाँ के लैंड परचेज नहीं कर सकते। अरे पहले के टाइम तो राजा महाराजा हमारे इतना दरिया दिल थे कि वो तो ऐसे ही लैंड दे देते थे। कई सारे आप देखोगे है ना कि हमारे पूर्वजों में भी ऐसा होता था कि अगर मान लो कोई बहुत खुश हुआ तो बोले ठीक है अब जाके वहां रह लो। अरे जब अंग्रेज आके किला बांधने लग गए तो लोगों ने विरोध किया इनका, आप क्यों किला बांध रहे हो भाई, है ना। किला बांधना पहले के टाइम पे ये होता था ना कि मतलब अपना घर बना रहे हो, आज के टाइम पे भी है ना अपना घर बना रहे हो एक तरीके से देखा जाए तो। उन्होंने बोला अरे माई बाप हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ छोटा मोटा चोरी हो जाती है हमारे यहाँ, चोरी डकैती होने के डर से हम बस थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। उन्होंने ये बात कही, लेकिन देखते ही देखते ये अपने आप को तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलने लग गए भाई। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया घोषित कर दिया खुद को। और ये करने के बाद ये यहाँ भी नहीं माने, इन्होंने अपने आप खुद से ही खुद को ही ये राइट दे दिया। देखो मतलब कितनी अजीब बात है, इन्होंने खुद से ही खुद को ये राइट दे दिया। क्या राइट दे दिया कि अब ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रहेगी और साथ ही वो लैंड भी परचेज कर सकती है। कहाँ पे? इंडिया में। इंडिया में लैंड भी परचेस कर सकती है। इसके अलावा क्या हुआ, इसके अलावा जो विलियम बेंटिक है ना फ्रेंड्स, ये इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया सती प्रथा पे। किस पे? जो हमारे यहाँ पे एक सती प्रथा चली आ रही थी, इन्होंने इस पे बोला कि सती प्रथा ठीक नहीं है, ये गलत है, तो इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। ठीक है, तो ये तो एक ब्रिटिशर्स है जिन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। बताओ इंडियन किसका नाम लिया जाता है सती प्रथा के विरोध में? कौन इंडियन है ऐसा? कौन इंडिया ऐसा? मैं आपको बता दूं, मेल है वो। कौन है? अब मैं सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सती प्रथा के विरोध में आंदोलन किए और कौन बहुत ज्यादा उन्होंने अपने पूरा जीवन कुर्बान कर दिया सिर्फ सती प्रथा को, सिर्फ सती को बचाने के लिए कि एक लेडी आप उनको सती प्रथा ये सब चीजें बंद करो, ये करने के लिए किसने किया है आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, और विलियम बेंटिक भी इसमें बहुत सहयोग किया उन्होंने। सती प्रथा जो हमारी चली आ रही थी उस जो हमारी थी जो भी सती प्रथा थी उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मेजर स्टेप्स उठाए थे। आई बात समझ दे फ्रेंड्स। इसके अलावा जो दास प्रथा था है ना, जो दास प्रथा था पहले के टाइम पे आपने देखा होगा ना, दास और दासिया हुआ करते थे, तो दास प्रथा को भी इन्होंने खत्म करा। उन्होंने क्या बोला, कोई भी दास दासी अब नहीं रहेगी, कोई किसी का क्या रहेगा, सर्वेंट। सर्वेंट तो अलग बात है, मतलब एक गुलाम काइंड ऑफ बोल सकते हो ना, ऐसे गुलाम है ना, स्लेव जो बोलते हैं आप है ना, ऐसे स्लेव, वो स्लेव नहीं रहेगा, कोई किसी का स्लेव नहीं रहेगा। दास प्रथा को बिल्कुल जड़ से इन्होंने यहाँ से हटा दिया। तो ये बेसिकली दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पर्सनल लेवल पे जो ऑफिसर्स होते हैं ना, जो पर्सनल लेवल पे काम करते हैं, तो विलियम बेंटिक में ये दो पर्सनल लेवल पे काम किए थे। पहला क्या, पहला तो उन्होंने ये बोला था कि ये जो था सती प्रथा, इसके ऊपर इसके अगेंस्ट में इन्होंने बातें की, इसके अगेंस्ट में इन्होंने बहुत सारी चीजें भी की कि ये सब मत कीजिए। इसके अलावा उन्होंने दास प्रथा को खत्म किया। तो कई बार ये भी एग्जाम पूछा जाता है कि भाई विलियम बेंटिक, मतलब ऑप्शन दे देंगे आपको और बोलेंगे कि आप बताओ कि इसमें से किसने दास प्रथा या फिर इसने किसने सती प्रथा के अगेंस्ट में काम किया था, तो वो थे विलियम बेंटिक। फ्रेंड्स 1833 में एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हुआ था। क्या हुआ था 1833 में? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन है वो बताओ? मैकॉले। मैकॉले है ना, मैकॉले की एंट्री हुई थी इंडिया में। ठीक है, मैकॉले, मैकॉले कौन था? मैकॉले जो लोग नहीं जानते बता दूं, मैकॉले एक ऐसा इंसान था जो इंडिया में आया था और इसी ने पूरे एजुकेशन सिस्टम को हिला दिया, पूरे एजुकेशन सिस्टम को हिला दिया। हमारे आज जो भी आप देखोगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हमारे यहाँ इंग्लिश में बात की जाती है, हमारे यहाँ इंग्लिश में हमारी किताबें हैं, ये सब पहले ऐसा नहीं था, है ना। इन्होंने पूरा का पूरा हमारा सिस्टम रिफॉर्म कर दिया। इन्होंने ये तक बोला कि आप ये सब क्या पढ़ते हो, ये कैसी कहानियां हैं, ये कौन, राम जी आए, सीता जी, अरे आए तो आए गए, है ना, इस तरह की बातें की है इन्होंने। ठीक है, आप बोलते हो कि पूरे वानर सेना ने पूरा का पूरा युद्ध जिता दिया। कैसे वानर सेना और ऐसे बंदर युद्ध जिता देंगे आप लोगों की? और ठीक है, आप ऐसी चीजें पढ़ते हो, हाँ, इस तरह की बातें की इन्होंने।
तो बहुत ज़्यादा हमारा जो इंडियन कल्चर है, जो इंडियन सिस्टम है, इसको बहुत बुरी तरीके से लताड़ा। इवन इन्होंने तो ये तक कह डाला कि आपके जितने भी धर्म ग्रंथ, आप ये सब जो चीज़ें पढ़ते हो, वो हमारे यहाँ की लाइब्रेरी, ये कोई भी किताब उठा लो, कोई मतलब उन्होंने क्लास 1 से कंपैरिजन कर दिया था कि अगर आप क्लास 1 की हमारे किताब उठा लो और यहाँ की आप पूरी संस्कृति, ये वो जो भी आप चीज़ें पूरे ग्रेजुएशन तक पढ़ते हो उसको उठा लो, फिर भी हमारी 1 क्लास की बुक आप पे भारी पड़ेगी। कुछ है ही नहीं आपके यहाँ, आप कहानियां पढ़ाते हो, कहानियां पढ़ा जिंदगी चलेगी, इस तरह की बातें इन्होंने बहुत बुरी तरीके से, इन्होंने पूरा पूरा मैकॉले मिनट दे दिया था फ्रेंड। इनका मैकॉले मिनट जो है नहीं पढ़ना। जब मैं बातें बोल रही हूँ, किसी को लग रहा है कि नहीं मैं ऐसे गलत बोल रही हूँ, आप मैकॉले मिनट डाउनलोड करके पढ़ो। मैकॉले मिनट में इन्होंने पूरी की पूरी बात कही है। किस तरीके से मैकॉले मिनट में इन्होंने बताया है, इन्होंने तो पूरी लाइब्रेरी से कंपैरिजन कर दिया है। हाँ, इनको क्या पता कि हमारे यहाँ कैसी चीजें थी। तो मैकॉले मिनट में इन्होंने पूरी की पूरी इस तरह की बात कही है। मैकॉले, उन्होंने पूरी इंडियन एजुकेशन सिस्टम था उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। इन्होंने बोला ये सब बेकार चीजें, आप ऐसा मत पढ़ो, आप हमारे हिसाब से स्कूल सिस्टम को सेटअप करो, आप स्कूल सिस्टम बनाओ। क्यों ये सब इन्होंने क्यों बोला? क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी जब ब्रिटिशर्स को हम इंडियन से काम लेना पड़ता था, तो हम इंडियन को बहुत सारी बातें नहीं समझ में आती थी। ऑब्वियसली वो इंग्लिश में बात करते थे और बहुत सारी चीजें करते थे। उनके यहाँ जो मशीनरीज थी वो भी अपडेटेड टेक्नोलॉजी की थी, हमारे यहाँ के लोगों को नहीं आती थी यूज करने, तो इंडियन से काम कराना भी उनके लिए कई बार मुश्किल होता था। ठीक है, तो उनको एजुकेट करने के लिए उनको बहुत जरूरी था कि हम उनकी तरह चीजें सीखें, तो इसलिए उन्होंने हमारी चीजों को खत्म करके अपने हिसाब से उन्होंने पूरा का पूरा जो स्कूल सिस्टम है वो ट्रांसफॉर्म कर दिया, जो आज भी देख रहे हो आप। एज ए रिजल्ट आप भी देख रहे हो। आपको अब कोई बच्चा हिंदी मीडियम से होगा, उसको पढ़ने के लिए कम रिसोर्सेस मिलेंगे और इंग्लिश मीडियम को ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि किताबें उसी में अवेलेबल है, कंटेंट उसी में अवेलेबल है ज्यादा। तो इस तरह की चीजें, मैकॉले ही एक इंसान है जिन्होंने बहुत सारी चीजें की। उनकी एंट्री कब होती है? चार्टर एक्ट 1833 में इनकी एंट्री होती है। आई बात समझ में फ्रेंड्स? ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम डेफिनेटली आपको आंसर करेंगे जो भी आपके क्वारीज रहेंगी। ठीक है, फिर आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, जो चार्टर एक्ट है 1853 का। ये आपका 4th चार्टर एक्ट है। ठीक है, ये आपका 4th चार्टर एक्ट है, मतलब आखिरी चार्टर एक्ट है 1833 वाला। ठीक है, कितने चार्टर एक्ट है बताओ? मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले, टोटल 4 चार्टर एक्ट आए हैं आपके। ठीक है, चलिए, तो ये हम बात करते हैं चार्टर एक्ट 1853। फ्रेंड्स, ये जो चार्टर एक्ट था, चार्टर एक्ट 1853, ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। ये जो चार्टर एक्ट था, इसमें कहीं ना कहीं आप देखोगे कि कहीं ना कहीं इंडियंस का भी इन्वॉल्वमेंट देखने मिला कि अब क्या होगा कि जो मेन पोजीशंस रहेंगे, मेन पोजीशन मतलब ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स ने हम इंडियंस को हमेशा खुद से नीचे ही रखा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा कि अब एक एग्जाम कंडक्ट होगा। क्या नाम होगा? जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जो आज भी फ्रेंड्स, ये एग्जाम आज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई लोग इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, कितने लोग तो कितने लास्ट अटेम्प्ट तक एग्जाम देते रहते हैं। ठीक है, जो कि एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स, क्या होगा? सिविल सर्वेंट्स के लिए एग्जाम कंडक्ट कराएगा, जो आज की यूपीएससी कंडक्ट कराती है। आप सबको पता होगा, जो आईएएस जिससे बनते हैं। ठीक है, तो वो एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। ठीक है, पता है आपको, पहले ये इंडियन सिविल सर्विसेज होता था, सिविल सर्विस एक्ट। ठीक है, और बाद में इसको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो गया था। अब तो आईएएस बनते हैं ना, अब आपको यूपीएससी से एग्जाम कंडक्ट करके क्या बनते हैं? आईएएस, मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बनते हैं। लेकिन पहले आईसीएस बनते थे। आईसीएस मतलब क्या? इंडियन सिविल, पहले उसको सिविल बोलते थे, सिविल सर्विसेज बनते थे। ठीक है, तो ये बात हो गई। यहाँ पे चार्टर एक्ट 1853 में क्या बात हो रहा है? यहाँ पे बात हो रही है कि किस तरीके से जो फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाएगी, और इस फेयर एग्जामिनेशन से ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इस एग्जाम से लोग सिविल सर्वेंट बन पाएंगे। तो इसमें इंडियन भी कंट्रीब्यूट करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई सारे इंडियन ने यहाँ पे ये एग्जाम पास किया है और पास करके जो है सिविल सर्वेंट में अपना योगदान दिया है। एक नाम बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। एक नाम बताओ, एक बताओ। मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फ्रीडम फाइटर है, हमारे बहुत इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर है, जो कि सिविल सर्विस एग्जाम उन्होंने क्रैक किया था और बाद में छोड़ भी दिया। कौन है ऐसा? मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर बताऊंगी, पर अभी आप जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, मैं अभी तो देखूं कितना पता है आपको। ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद क्या हुआ? द अप्रूवल ऑफ क्राउन वॉज मेड नेसेसरी फॉर ऑल द अपॉइंटमेंट। यहाँ पे देखो, क्राउन मतलब क्या? जो ब्रिटिश क्राउन है ना, उन्होंने ये नेसेसरी कर दिया कि जितने भी अपॉइंटमेंट्स होंगे, वो चाहे काउंसलर्स की हो,
है ना, जितने भी काउंसलर्स की या फिर किसी की भी अपॉइंटमेंट हो रही है, चाहे वो सेंट्रल में हो या प्रोविजनल में, इन सब का कहीं ना कहीं अप्रूवल आपको लेने की जरूरत है क्राउन से। इस तरह की बातें कही गई चार्टर एक्ट 1853 में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था फ्रेंड्स, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। अब मैं आपको बता दूं कि इन्होंने इस तरह की बातें क्यों की, क्यों बोला इसने। ये प्रोविजनल्स क्या है, सेंट्रल, देखो प्रोविजनल्स उस वक्त क्या था ना, जो दे आर द कम्युनल, है ना, और जो था वो कहीं ना कहीं वुमेन्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। ठीक है, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप देखोगे ना प्रोविजनल अगर पढ़ने जाओगे तो प्रोविजनल में भी बहुत सारी चीजें आपको देखने मिल जाएंगी। ठीक है, इसमें तो वुमेन्स को वोट के बारे में ये बात किया गया था, है ना, कि कुछ वुमेन भी होंगी जो वोट और इस तरह की चीजें कर पाएंगी। ये सब सारी चीजें आपके प्रोविजनल में बाद में आपको देखने मिलेगा। बाद में आगे पढ़ोगे ना तो प्रोविंशियल के बारे में आपको देखने मिलेगा, वो दूसरी वीडियो में कभी आपको करा देंगे। ठीक है, लेकिन अभी चार्टर एक्ट 1853 में यही कुछ चीजें जो मैंने आपको बताई ये थे। ठीक है, और चार्टर एक्ट 1853 में देखो कौन था, ये तो हम भूल ही गए रह गए। चार्टर एक्ट में लॉर्ड डलहौजी, है ना, आपने नाम सुना होगा लॉर्ड डलहौजी का, हर कोई नाम सुना होगा लॉर्ड डलहौजी का, जिन्होंने थोड़ी बहुत भी अगर मॉडर्न टच करी है कभी ना कभी तो लॉर्ड डलहौजी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। बहुत इन्होंने बहुत सारी चीजें करी है इनके टाइम पे तो। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी थे चार्टर एक्ट 1853 यानी कि फोर्थ चार्टर एक्ट के टाइम पे कौन था, लॉर्ड डलहौजी थे। आई बात समझ में फ्रेंड्स, आई बात समझ में। आई होप सभी को हमारा सेशन अच्छा लग रहा होगा। जिन्हें भी हमको हमारा सेशन अच्छा लग रहा होगा प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और हाँ, जो भी आपके फ्रेंड्स जो कि गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर उनको हिस्ट्री में जानने में इंटरेस्ट है तो उनको प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी ये चीज़ें जान सके। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए मैंने आपको बताया, क्या बताया था अभी कुछ देर पहले, कि अब तो क्या हो गया, अब तो गवर्नमेंट बोलने लग गई कि भाई अब तो हमारा जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहेगा। तो इन्होंने अब क्या किया, ये जो एक्ट्स आया करते थे ना इनके, इन एक्ट्स को कन्वर्ट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट चलने लगे खुद ही, कि भाई अब ये एक्ट ऑल ओवर इंडिया वैलिड रहेंगे। अब एक ही एक्ट आएगा और जहां जहां भी हम लोगों के लोग हैं, जहां जहां भी जिन जिन प्रोविंसेस पे हमारा अधिकार है, हर जगह अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट चलेगा। किस नाम से आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 नाम से आया। यहाँ पे क्या बात हुई, यहाँ पे बात हुई, देखो यहाँ पे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको पहले वो बता दूं। देखो 1858 से पहले ये क्यों एक्ट लाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, इन्होंने क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसका नाम रखा है, मैं आपको बता दूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में आता है, ठीक है, लेकिन इसके जस्ट एक साल पहले यानी कि 1857 में ही सेपॉय म्यूटनी हो जाती है। क्या हो जाता है, 1857 वाली क्रांति हो जाती है, वही मंगल पांडे और झांसी की रानी वाला क्रांति। क्योंकि जो लॉर्ड डलहौजी आता है, पता है ना आपको, वो बहुत सारे रूल्स लेके आता है, बहुत सारे रेगुलेशंस लेके आता है। ठीक है, और वो बोलता है कि भाई आप ऐसे दत्तक पुत्र को अपना बच्चा नहीं बना सकते, अपना बेटा नहीं काउंट कर सकते और वो राजा बनने का अधिकार में नहीं है ना। इस तरह के रूल लेके तो लोग भड़क जाते हैं। और इवन 1857 में आप देखोगे जो मंगल पांडे उन्होंने ये सारी चीजें शुरुआत की थी, है ना, उन्होंने तो शुरुआत हुई थी ना, बाद में उनको फांसी चढ़ा दिया गया, वो अफवाह फैल गई थी कि कारतूस भाई इसमें गाय की चर्बी लगती है, सुअर की चर्बी लगती है, तो गाय भाई हम हिंदुओं के लिए हराम और जो सुअर है वो मुस्लिम्स के लिए हराम। ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम होती थी। तो भाई यहाँ से सिपाही मीटनी हुई, वहां पे अंग्रेज बहुत बुरे तरीके से, अब कहते हो ना ये पहली चिंगारी थी क्रांति की, 1857 की क्रांति अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो ये आई। ठीक है, जैसे 1857 वाली सिपाही मीटनी हुई, इसके बाद जस्ट एक साल बाद अंग्रेज लेके आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, उनको लगा कि भाई हम लोगों को ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते जिस तरीके से हम चीजें कर रहे हैं। तो इन्होंने लोगों को कंट्रोल करने के लिए क्या किया कि थोड़ा सा अपने नीतियों में चेंजेस कर दिए। क्या नीतियों में चेंजेस किए, इन्होंने बोला कि अब जो हायर अथॉरिटी रहेगी वो दो तरीके की हायर अथॉरिटी रहेगी। क्या रहेगी दो तरीके की हायर अथॉरिटी भाई, इन्होंने बोला कि जो गवर्नर जनरल थे ना, अब उन्हें वॉयसराय बोलेंगे। और इसके अलावा हम एक और जो कहते हैं ना एक पद है, मतलब वो हम लेके आएंगे जिसको बोलेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मतलब अलग दो अलग वैकेंसीज की इन्होंने इजाद किया, दो अलग वैकेंसीज लेके आई, एक है वॉयसराय और एक है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नाम की। ठीक है, तो वो देखो सराय मतलब क्या, पहले भी तो ये गवर्नर जनरल रखते ही थे, लेकिन गवर्नर जनरल के साथ ही इन्होंने उसको कुछ और ज्यादा पावर ऐड ऑन की, और पावर ऐड ऑन करने के बाद इस डेजिग्नेशन का नाम चेंज करके इन्होंने टाइटल दे दिया क्या, वॉयसराय नाम का।
और इसके अलावा इन्होंने एक और जो सीट है, एक और सीट की वैकेंसी इंक्रीज की, मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नाम की, और वो भी लेके आया, बोला कि ये दोनों मिलके अब जो हायर अथॉरिटी होगी ना हमारे इंडिया में, वो ये 2 हायर अथॉरिटी होगी। अब ये 2 हायर अथॉरिटी कौन है और कैसे काम करती है वो मैं आपको समझाती हूँ। कैसे काम करती है 2 हायर अथॉरिटी, देखो ये जो वॉयसरा है ना, जो वॉयसरा है, वो वॉयसरा मतलब क्या हुआ, जो आज का प्रेसिडेंट है, मतलब जो आज के जो हमारे प्रेसिडेंट है ना, समझो आज का जो प्रेसिडेंट है वो हुए हमारे वॉयसराय, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ये हो गए हमारे आज के पीएम। मतलब जो हमारे आज के पीएम जो है वो जो भी काम करेंगे वो उस वक्त का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करता था, और आज के जो प्रेसिडेंट जो भी काम करेंगे, आज के जो प्रेसिडेंट जो भी काम करेंगे वो वॉयसराय करते थे। आई बात समझ में। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनका काम था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को वो सारी की सारी जवाबदेही दे, मतलब पीएम का काम था कि ब्रिटेन की जो आपकी पार्लियामेंट है उसको पूरी की पूरी जवाबदेही, इंडिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई म्यूटनी हो गई तो कैसे हो गई है ना, कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो कैसे टैकल करना है, ये सारी चीजों का रिपोर्ट देना किसका काम था, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का काम था। कहाँ देने के लिए, आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट में देने के लिए, ठीक है। और जो वॉयसराय थे इनका क्या काम था कि जो ब्रिटिश क्राउन है ना, जो ब्रिटिश क्राउन है, तो इनका काम था सीधे ब्रिटिश क्राउन को रिपोर्ट करना। आई बात समझ में फ्रेंड्स, आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। चलिए ठीक है, ये हुई बात, ठीक है। इसके बाद इसके अलावा इसमें क्या होता है कि ऑब्वियसली ये हमने पढ़ लिया अभी, ठीक है। और क्या था इसमें, और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें है कि द गवर्नर जनरल ऑल गिवन द टाइटल द वॉयसराय एंड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये चीजें हो गई, ठीक है। और जो वॉयसराय के स्टेटस है वो इंक्रीजली रिड्यूस टू अ सबऑर्डिनेट अथॉरिटी इन रिलेशन टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ मैटर पॉलिसी ऑल एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसी, ये मैंने आपको चीजें बता चुकी हूँ मैं आपको ऑलरेडी, ठीक है। ये हुई बात फ्रेंड्स। इसके अलावा इन्होंने क्या करा, इसके अलावा इन्होंने बोला कि और हम अलग 5 मेंबर्स की, हम 5 अलग अलग मेंबर्स को बुलाएंगे, ठीक है, 5 अलग अलग मेंबर्स को रखेंगे, जो कि 5 अलग अलग जो मेंबर्स होंगे वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को हेड करेंगे। और ऑब्वियसली अब क्या होगा कि ये दोनों तो मिलकर सबको हैंडल नहीं कर सकते ना, तो इनके अंदर भी 5 अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग थे और जो कि सारे चीजों को टैकल किया करते थे। इसके अलावा बहुत सारे थे, पर ये जो है 5 लोग ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि यही जो लोग थे ये डायरेक्ट ये 5 लोग रिपोर्ट करते थे वॉयसराय को और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। आई बात समझ में। चलिए ठीक है, आई होप आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा होगा। जिसे भी हमारा सेशन अच्छा लग रहा है हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अपडेटेड डिटेल्स मिलती रहें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया काउंसिल एक्ट 1861। देखिए अब आती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, ये तो खत्म हो गया, फिर आती है कौन, इंडिया काउंसिल एक्ट 1861। फ्रेंड्स इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1861 आती है, ये आती है लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। किसके टाइम पे आती है बताओ, किसके टाइम पे आती है, ये आती है लॉर्ड, कई लोग सोच रहे होंगे मैं ये बातें क्यों बता रही हूँ, किसके टाइम पे आ रही है, क्या हो रही है। देखो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में सवाल बनता है इधर से, बनता है। किसके टाइम पे आती है, इंडियन काउंसिल एक्ट आती है लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। जब इंडियन काउंसिल एक्ट लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे आती है, इसमें और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है वो भी आपको बता दूं। यहाँ पे देखो प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल इंट्रोड्यूस होती है। क्या होती है, प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल, काउंसिल ऑफ द गवर्नर इंपेरल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। नॉन ऑफिशियल जो इंडियंस थे वर एडेड एंड पोर्टफोलियो सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस, ठीक है, पोर्टफोलियो सिस्टम भी इंट्रोड्यूस हो गया था उस वक्त। और हाई कोर्ट एस्टेब्लिश हो गई थी। देखो क्या एस्टेब्लिश हुई, हाई कोर्ट एस्टेब्लिश हो गई। कहाँ पे एस्टेब्लिश हुई होगी, कलकत्ता में, ठीक है। इसके अलावा क्या 2 इंपॉर्टेंट चीजें हुई फ्रेंड्स, इसके अलावा ये हुआ कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट थी ना, इंडियन सिविल सर्विसेज जिसके बारे में मैंने पहले बात की थी, ठीक है, ये यहाँ पे अब से इम्प्लीमेंट हो गई। जो हमारी क्या थी, जो हमारी थी इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट जो 1861 है वो यहाँ से इम्प्लीमेंट हो गई। इसके अलावा जो इंडियन काउंसिल एक्ट है ना, इंडियन काउंसिल एक्ट है वो भी जो 1982 है वो भी यहाँ से इम्प्लीमेंट हो गई। मतलब 2 चीजें, क्या, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट और इंडियन काउंसिल एक्ट 1982 और इंडियन सिविल सर्विसेज 1861, ये दोनों ही चीजें इंडियन काउंसिल एक्ट से इम्प्लीमेंट हो गई। मतलब अब से वो चीजें मतलब जो रियल ग्राउंड है वहां पे इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। तो ये 2 चीजें हुई। आई बात समझ में। अब देखिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या आता है, मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म, ठीक है। क्या आता है आपका, मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म। ये भी रिफॉर्म फ्रेंड्स अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। हम बात करते हैं मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म की। मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म क्या है फ्रेंड्स, मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म के टाइम पे जो मिंटो सेकंड है यही थे, मिंटो जो सेकंड है यही थे वॉयसराय, लॉर्ड वॉयसराय थे, ठीक है।
मिंटो सेकंड, क्योंकि मिंटो फर्स्ट भी पहले थे। जब आप देखो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अगर आप पढ़ोगे, अभी जल्दी आएगा, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में मिंटो 1 हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पे मिंटो सेकंड की बात की गई है, ठीक है। तो मिंटो सेकंड के टाइम पे ये चीजें हुई थी। अब देखिए मिंटो सेकंड के टाइम पे चीजें हुई थी। अब इसमें क्या होगा कि मॉर्ले और मिंटो, ये दो लोग कौन है भाई, ये कैसे कैसे नाम है मिंटो और मॉर्लो। देखो इसमें जो मिंटो है वो वॉयसरॉय है, मतलब ये जो मिंटो है वो बताया था ना, दो पोस्ट में डिवाइड किया था, तो मिंटो जो है वो आपके हो जाएंगे वॉयसरॉय, ठीक है। और जो मॉर्ले है ये है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बताया था ना पहले कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का क्या काम होता है, वॉयसरॉय काम का क्या काम होता है। अगर आप भूल गए हो थोड़ा सा बैक करके देख लीजिए, ठीक है। तो ये दोनों लोग हैं, इन दोनों ने ही मिलके एक रिफॉर्म लेके आया जिसका नाम था मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म, ठीक है। तो मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म और द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या बात कर दी कि भाई आप मुस्लिमों को एक सेपरेट इलेक्टोरेट दो। पता है यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे जिन्ना और बाकी जो लोग हैं वो कई लोग सवाल करने लगे थे कि भाई कांग्रेस बहुत एक्टिव हो गई थी ना इस टाइम तक, तो कांग्रेस एक्टिव होने लग गई थी, थोड़ा बहुत इन्होंने भी अपना एक एजेंडा फैलाने लगी थी, कांग्रेस एक्टिव होने लगी थी। अब मुझे ये बताओ कि गांधी जी वापस कब आए थे, कब आए थे गांधी जी वापस, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म के पहले आए थे या मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म के बाद में आए थे, मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में बताओ गांधी जी कब वापस आए थे, ठीक है। अभी आने वाले टाइम में आपको और मॉडर्न हिस्ट्री की चीजें पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा कि मिंटो ने क्या करा कि मुस्लिम को एक अलग इलेक्टोरेट ही दे दी कि भाई आप एक अलग इलेक्टोरेट बना सकते हो, इतनी बड़े डिसीजन। और इनडायरेक्ट डिसीजन इलेक्शन जो होगा, नॉन ऑफिशियल मेंबर हु आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड हु कैन डिस्कस द बजट एंड ऑल्सो क्रॉस क्वेश्चन कैन बी डन। देखो इतनी बड़ी चीज है कि आप क्या हो, क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर सकते हो। इसके अलावा इन्होंने क्या करा कि मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म में कि एक पूरी की पूरी मुस्लिम्स को, मतलब मुस्लिम्स को पूरी की पूरी इलेक्टोरेट दे दी। एंड उन्होंने क्या करते हैं, डिस्कस अपना जो भी आपका डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे उसमें ये अपना बजट पेश कर सकते हैं, बजट में क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। इस तरह की चीजें इन्होंने कर दी कहाँ पे, मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि इस टाइम पे जो सत्येंद्र प्रसाद थे हमारे, वो जो है फर्स्ट इंडियन जो है वो ज्वाइन किए थे वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव इसी टाइम पे है। ये जो सत्येंद्र प्रसाद है, इन्होंने, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, आपने नाम सुना होगा उनका, है ना। उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट इंडियन ज्वाइन हुए एज ए वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव, क्योंकि ये जो बड़े बड़े पोस्ट थे ना यहाँ पे ये लोग इंडियंस को लेते नहीं थे, ठीक है। इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो फर्स्ट वॉइसरॉय जो इंडियन हुए हैं वो सत्येंद्र प्रसाद ही हुए हैं, ठीक है। इसके बाद जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, वो उन्होंने क्या बोला था कि उन्होंने भी एडवाइस दिया था कि हाउ वी शुड लॉ इम्प्लीमेंटेड इन द कंट्री। वो भाई बहुत परेशान हो गए सभी लोग, वो परेशान थे किस तरीके से हम अपने कानून, मतलब इनके इम्पोज किए हुए कानून पे हम क्यों काम करें, हम क्यों ना अपने कानून इम्पोज करें। तो गोपाल कृष्ण गोखले भी उस वक्त बहुत परेशान थे, ठीक है, किस तरीके से हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें और किस तरीके से इनके लॉज को हटा अपने लॉज लेके, इस पे सब अपना दिमाग खटा रहे थे, ठीक है। इसके बाद जैसे ही ये लॉ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती है, 3-4 चीज़ें थी जो इंपॉर्टेंट है इसमें। इसके बाद आती है ये आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसको मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं, जो कि आपके आया 1999 में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके ही टाइम पे देखो इसमें भी मॉन्टेग्यू जो है वो, इसमें जो आप मॉन्टेग्यू देखोगे ये भी जो है आपका स्टेट सेक्रेटरी है, और इसमें चेम्सफोर्ड कौन है, चेम्सफोर्ड आपके वॉइसरॉय है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया आपको, चलिए अच्छा है। इसमें उन्होंने बाइकैमरल लेजिस्लेटिव की बात की। बाइकैमरल लेजिस्लेटिव मतलब क्या कि आपका जो होगा, सबसे पहले देखो बाइकैमरल लेजिस्लेशन में इन्होंने राइट टू वोट टू वुमेन की बात करी कि भाई आप अब फीमेल्स को भी राइट दो। कब तक आप फीमेल्स को राइट नहीं दोगे, आपको वोटिंग का राइट फीमेल को भी देना पड़ेगा। इसके अलावा इन्होंने बात करी कि डायरकी इन द प्रोविंस विच अनलाइक द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द टू सब्जेक्ट्स क्या ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड, है ना। आप इस हिसाब से आप जो है इसको, जो आपकी डायरकी है उसको डिवाइड करोगे। अब ये ट्रांसफर्ड और रिजर्व क्या थी, हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए आपके ये जो ट्रांसफर्ड और रिजर्व है, अगर आप इसको लेके आओगे तो जो ट्रांसफर्ड जो लिस्ट आप देखोगे, है ना, आपके जो ट्रांसफर्ड लिस्ट है इसमें जितने भी आपके लोकल गवर्नमेंट होंगे, है ना, आपकी अगर हम एजुकेशन की बात करें,
एजुकेशन की बात करें, आपके लोकल गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, ठीक है, एजुकेशन हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गया, इसके अलावा आपका हेल्थ हो गया, हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू हो, एक्साइज ड्यूटीज की हम बात करते हैं, ये सब चीज़ें हो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्री की, पब्लिक जो भी पब्लिक वर्कर्स होते हैं उनकी बात करें, या फिर पब्लिकली कोई काम होता है गवर्नमेंट से रिलेटेड उनकी बात करें, रिलीजियस की बात करें, एंडोमेंट्स की बात करें, ये सभी की सभी चीज़ें जो है वो ट्रांसफर्ड कमेटी देखेगी, ठीक है। दूसरी क्या थी, रिजर्व्ड। रिजर्व्ड में क्या होता था फ्रेंड्स, जो आप रिजर्व की बात करोगे तो रिजर्व में भी इन्होंने काफी सारी चीजों को अपने पास संभाल के रखा था। कैसे, जैसे कि मान लो कि मिनिस्टर्स से चीजें रिलेटेड हो गई, ठीक है, या फिर कुछ लॉ एंड ऑर्डर हो गया, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड चीजें, इरिगेशन से चीजें, फाइनेंस है, लैंड रेवेन्यू, ये सब रिजर्व में होते हैं। मतलब मान लो कोई भी लैंड रेवेन्यू से चीजें रिलेटेड कोई माजरा आता है तो किसके पास जाएगा, रिजर्व के पास जाएगा। मान लो फाइनेंस से कोई रिलेटेड चीजें आती हैं, किसके पास जाएगा, ये आपके रिजर्व के पास जाएगा। या फिर मान लो कोई लॉ एंड ऑर्डर कोई इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है सही से, उसको मान नहीं रहा है लॉ एंड ऑर्डर को, उससे रिलेटेड चीजें ये आपके इन्हीं के पास आएगा, मतलब रिजर्व के पास जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने डायरार्की को स्टैब्लिश कर दिया। कहाँ पे, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 में। इसके अलावा उन्होंने सेपरेट इलेक्ट्रेट दे दी, है ना, किसको दे दी, इलेक्ट्रेट दे दी फॉर फर्दर एक्सटेंडेड टू सिख इन द पंजाब एंड नॉन ब्राह्मण्स इन द मद्रास। इस तरह की भी चीजें होने लग गई। तो ये बात हुई फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। क्या हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये लास्ट एक्ट है फ्रेंड्स, वन ऑफ द लास्ट एक्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इस एक्ट में, अब इस एक्ट के टाइम पे कौन था, इस एक्ट के टाइम पे अब थे आपके जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, कई बार एग्जाम में सवाल पूछता है कि कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन थे जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आई। तो यहाँ पे क्या बात की गई कि अब जो इंडिया है वो 2 इंडिपेंडेंट डोमेन्स में डिवाइड हो जाएगा। एक का नाम रहेगा इंडिया और एक का नाम रहेगा पाकिस्तान, जो कि 15 अगस्त 1947 को हुआ था। इसके अलावा जो टेरिटरीज रहेंगी डोमेन ऑफ इंडिया वुड बी इंक्लूड द होल ब्रिटिश इंडिया एक्सक्लूडिंग द टेरिटरी कंसिस्टिंग ऑफ पाकिस्तान। तो इसकी बात की गई, द लेजिस्लेटर ऑफ ईच डोमेन वुड हैव फुल पावर टू मेक लॉ टू द ऑफ दैट डोमेन। मतलब क्या, मतलब सीधी सीधी बात आप समझ लो कि जब 2 अलग अलग कंट्री हो गई, एक हो गई इंडिया, एक हो गई पाकिस्तान, तो इन दोनों ही कंट्री को राइट्स हैं कि वो अपने हिसाब से अपने कंट्री का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन कर सकती हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती हैं, अपने लोग रख सकती हैं और अपने हिसाब से वो चीज़ें किया जा सकता है। क्योंकि उस वक्त जो था वो लोगों को बोल दिया गया था भाई आप इंडिपेंडेंट है, अगर आपको इंडिया में जाना है तो आप इंडिया में जाओ, अगर आपको पाकिस्तान में जाना है तो आप पाकिस्तान में जाओ, आपको जहां मर्जी आप वहां जा सकते हैं, ठीक है। ये बात हुई। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को ये बता दिया गया कि भाई अब तो इंडिया आज़ाद हो गई, है ना, क्योंकि अब अंग्रेज जाने लगे। देखो अंग्रेज, कई लोग बोलते हैं ना कि अंग्रेज चले गए, मतलब वॉर हुआ, ये हुआ वो, ऐसा नहीं था, ये सब चीज़ें तो थी। अंग्रेज उस वक्त भी ब्रिटिशर्स के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम थी, है ना, बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से चले गए, ठीक है। और उन्होंने क्या की, उन्होंने कि लेजिस्लेटर को डोमेन पावर दे दी कि आपको अब फुल पावर है कि आप अपने कंट्री को जैसे मन करे आप वैसे चला सकते हैं, अपने आप से कॉन्स्टिट्यूशन लेके आ सकते हैं और अपने हिसाब से अपने कंट्री को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये सब लेके आए। इसके बाद इन्होंने एक जो बोला था ना कि उस वक्त क्या हुआ करता है कि इंडियन सिविल सर्विसेज हुआ करती थी, उसको इन्होंने इंडियन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया उस वक्त इन्होंने उसको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कर दिया। मतलब जो आज का IAS है वो आफ्टर इंडिपेंडेंट है, उसके पहले ICS हो गया था, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में कन्वर्ट कर दिया, जो कि पहले क्या होता था, ICS होता था। तो ये चीजें रही फ्रेंड्स इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है, हमारा सेशन अच्छा लगा होगा आपको, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें रहीं। दिस व्हाट द एक्ट लेड टू द रिफॉर्म एंड ब्रिटिश रूल, जो कि बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। जिन्हें भी हमारा सेशन अच्छा लगा होगा वो कमेंट करेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो, मतलब हिस्ट्री और अदर टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियो जो आपको चाहिए, जो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है, आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आप बताइए, हम डेफिनेटली उन टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो बनाएंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली हैं। साथ ही अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट कर
करना है, आपको कोई चीज़ें और ज़्यादा जाननी है, या फिर आपका कुछ अपना विचार है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि हम डेफ़िनेटली वो चीज़ें अपने वीडियोज़ में इम्प्लीमेंट करेंगे। हम आपके जो भी आपका विचार है उसका बहुत आदर और सम्मान करते हैं, तो डेफ़िनेटली हम उसे कंसिडर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। और आपको और भी ज़्यादा अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगी होगी तो डेफ़िनेटली अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो बहुत मोटिवेशन देता है आपको और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लेके आने के लिए, और ऐसे आपकी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।